हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी नीट की प्रिपरेशन? जैसे कि आपको पता है, बंसर क्लासेस कोटा आपके लिए रेगुलरली लेकर आ रहे हैं रिवीजन सीरीज, जहां पर आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सेलेक्टेड चैप्टर्स। चलिए, तो इसी सीरीज में मैं और विशिका और बायोलॉजी फैकल्टी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक के क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर इस चैप्टर के बारे में बात की जाए, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों मिलकर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस बनाते हैं नीट एग्जामिनेशन में। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये चैप्टर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जब फर्स्ट की हम बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। देन उसके बाद कुछ मेथडोलॉजी रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यहाँ पढ़े जाते हैं। एंड लास्ट इज अबाउट द STD एंड देन द इनफर्टिलिटी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है एग्जाम के दौरान आपको सबसे पहले मार्क करना है कि आपसे पूछा क्या गया है, क्योंकि यहाँ पर मिस रीडिंग अगर होती है तो मिस रीडिंग विल बी लीडिंग टू दी एरर इन दी रीडिंग द क्वेश्चन एंड देन देयर विल बी दी रॉन्ग आंसर। इसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होगी। करेक्ट है, तो सिर्फ अब 4 मार्क्स नहीं खोएंगे, अब 5 मार्क्स यहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमारे चले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहले चेक करना है क्वेश्चन के अंदर कि उसने आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इनकरेक्ट और अबाउट द करेक्ट वन हियर। सो अगर यहाँ पे बात की जाए, आपको यहाँ पे बताना है कि गिवन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। तो फर्स्ट हियर इज प्रिवेंशन और द अर्ली डिटेक्शन और द क्योर ऑफ द STD, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर इसे प्राइमली कंसीडर किया जाता है अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? कि अगर बात की जाए हम STDs की, तो STDs को कंट्रोल करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, यहाँ पर पूरा इस बात का ध्यान दिया गया है कि जो पॉपुलेशन है वहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी जागरूकता फैलाई जाए कि किस तरह से आप STDs या फिर जो अदर डिजीज है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उनसे बचा जा सकता है। चलिए, तो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट। सेकेंड हियर सेज दैट सम ऑफ द STIs, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जैसे कि हेपेटाइटिस, ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम बाय द इन्फेक्टेड नीडल by sharing of injection or that the injected needles or the surgical instrument। क्या ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है? अगर बात की जाए STDs के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और द डिजीजेस, इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है दैट इज थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। और अगर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ये ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर जब नीडल्स की शेयरिंग की बात है, जहाँ पे डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं, या फिर बात की जाए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो यहाँ पर इस डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए, तो स्टेटमेंट सेइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, they are unable to provide children in spite of unprotected sexual cohabitation। क्या इनफर्टिलिटी को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ अ सेफ सेक्स मेथड और द इंटरकोर्स, दैट इज विदाउट एनी प्रोटेक्शन, अगर फिर भी एक कपल 2 इयर्स लगातार ट्राई करने के बावजूद भी चाइल्ड बर्थ नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स दे विल बी कंसिडर्ड अंडर द इनफर्टाइल कपल। ये बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट सेज दैट इन IUI, व्हाट इज IUI? मुझे फुल फॉर्म बताओगे चैट बॉक्स में? सो दैट इज द इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये कह रहे हैं कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के अंदर जो एम्ब्रियो है विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वजाइना और इनटू द यूट्रस। ये IUI नहीं होता है। व्हेन इट कम्स टू दिस, ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था IUT, दैट इज द इंट्रा यूटेराइन, ओके जस्ट अ सेकेंड, दिस इज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI का फुल फॉर्म। यहाँ पर होना चाहिए था IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो जब हम इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर की बात करते हैं,
वहाँ पर 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज पर जो जाइगोट है उसे ट्रांसफर किया जाता है। जब हम बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन की, इस केस में जो ट्रांसफर होता है वो होता है सीमन का। किसका ट्रांसफर होता है? सीमन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एन हेल्दी मेल और अ डोनर मेल इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। ओके, सो पॉइंट टू नोटिस, इट्स बहुत छोटी सी चीज है जिसमें मिस्टेक यहाँ पे निकली है। आई की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था? IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर लिखा हुआ है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, वहां उसमें आपको मैंने बताया कि ये सीमन का ट्रांसफर होता है, ना कि ब्लास्टोमियर का। सो इन दैट केस ये स्टेटमेंट हमारा, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थे, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है एंड दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। बाकी के स्टेटमेंट्स यहाँ पे कंप्लीटली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगेन अबाउट द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन है। हम बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, लाइक कॉपर टी की बात करते हैं, मल्टी लोड इज अवेलेबल, ओके, लिप्स लूप इज अवेलेबल, सो दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्या इन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के अंदर जो केमिकल रिलीज होते हैं ये यूट्राइन को इनकम्पैटिबल बनाते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन? They can also be hormonal releasing, which have the combination of progesterone and estrogens. अगर बात करें, they are the surgical methods of स्टरलाइजेशन? नो, दे आर नॉट द सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के मेथड में हम वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में बात करते हैं। मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, करेक्ट, एंड कैन बी यूज्ड एज द इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, सो आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ हियर, कि यहाँ पर ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है उसमें से ऑप्शन नंबर थर्ड, जो स्टेटमेंट थर्ड है दैट इज रॉन्ग, जो दिए गए तीन स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगेन एन MCQ इज देयर, अगेन एन MCQ इज देयर। इस MCQ की अगर बात करें, इट इज रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पहली चीज दे रखी है कि पिल्स जो होती है दे कंटेन दी स्मॉल डोसेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और दी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। मैं आपको अभी इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं, हम या ओरल पिल्स की बात करते हैं जो स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल दोनों हो सकती है, इन पिल्स के अंदर जो हार्मोनल कॉम्बिनेशन मिलता है दैट इज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड दी एस्ट्रोजन, द प्रोमिनेंट फीमेल हॉर्मोन्स। नेक्स्ट बात करें, जो ये पिल्स होती है दे नीड टू बी टेकन फॉर 21 consecutive days starting within the first few days of the menstrual cycle। एक बात ध्यान रखिएगा प्लीज, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखो इसमें आपको बताना क्या, इज और आर नॉट करेक्ट, तो गिवन ऑप्शंस में से जो आपको सेलेक्ट करना है दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। क्या ये भी बिल्कुल सही है कि 21 डेज के लिए जो पिल ली जाती है, ओके, बिकॉज जो बाकी का 7 डेज इट इज जस्ट द आयरन पिल, ये हमें विद इन 5th डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है उससे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज ओरल पिल प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगेन दे विल बी मेकिंग द यूट्राइन इन हॉस्टाइल फॉर द इम्प्लांटेशन? ओके, नाउ even they increases the जो mucus plug होता है cervix का, they increases the content there also। अगर बात करें सहेली की, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सहेली जो कि CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने बनाई है, उस पिल के बारे में बात की जाए तो क्या ये एक स्टेरॉयडल पिल है? और यही यहाँ पे गलती है, बिकॉज सहेली इज नॉट अ स्टेरॉयडल पिल, इट्स अ नॉन स्टेरॉयडल पिल। Okay, so it's a non-steroidal pill, so this statement here is incorrect and that's became our answer। so दिए गए statements में से only जो statement third है, only जो statement fourth है वो incorrect है, and that's why the answer is third। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आपके पास एग्जाम में आएंगे, नीट एग्जाम में, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि रीडिंग बहुत प्रॉपर हो। ओके, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इतनी छोटी चीजें, बिकॉज
एग्जाम के दौरान स्ट्रेस हम सबको होता है, और स्ट्रेस के दौरान ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें रीडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के दौरान, आप जितनी अच्छी रीडिंग करेंगे, जितना एरर फ्री रीडिंग होगी, जितना फोकस आपका रीडिंग के दौरान होगा, उतना ही ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपके स्मॉल स्मॉल जो सिली मिस्टेक्स है उन्हें कवर करने के लिए। करेक्ट है। सो इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको बहुत छोटी बातों पे ध्यान रखना है, अपना जो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर कर आप आए हैं, जो तैयारी आपने की है, उस पर कॉन्फिडेंस दिखाने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी क्वेश्चन रिगार्डिंग एवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बंसल लीड के चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो, एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसे ही आपको जब भी रिवीजन क्लासेस आ रही है आपको शो हो जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।